नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ एडवोकेट फिरदौस मिर्जा जी हैं। फ्रीडम एक्सप्रेस पर फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा में फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक प्रशांत टंडन जी भी मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा हाथरस रेप कांड को लेकर के है और पहला सवाल मैं फिरदौस साहब से ही करना चाहूंगा। फिरदौस साहब, हाथरस रेप कांड जो मामला है वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। लाठियां उधर चल चुकी, राजनीति का दंगल उधर देखने को मिल रहा है। वहीं एक बात और हो रही है कि जो सबूत हैं इस मामले में, जो अहम कड़ी हैं, उन्हें लेकर के एक चर्चा हो रही है। पहली जो रिपोर्ट है, जिसे एमएलसी कहा जाता है, जो अलीगढ़ कॉलेज की है, उसमें कहा गया कि जबरदस्ती हुई पीड़िता के साथ। वहीं जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें बात की जा रही है कि उसमें रेप जैसी कोई बात नहीं है। कानूनी राय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में कानूनी पक्ष क्या हो सकता है। हाँ, देखिए, हमारा जो कानून है, 3 लॉज ऐसे हैं जो गवर्न करते हैं आपके सवाल को। जी। जब कोर्ट में केस चलेगी या इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दूसरा है इस जो ऑफेंस है रेप का, उसको डिफाइन जो करता है या सजा प्रिस्क्राइब करता है वो इंडियन पेनल कोड, और सबूत कैसे होंगे ये बताने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट जी। तो इनमें से कोई भी कानून ये नहीं कहता कि साबित करने के लिए रेप के ऑफेंस को आपको सीएफएल का रिपोर्ट चाहिए जी। बल्कि वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो इल्जाम लगे या दूसरा सबूत ओरल टेस्टिमनी है, इसको कोराबोरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। उसको साबित करने के लिए नहीं। तो बेसिक जो है वो है उस डॉक्टर का रिपोर्ट जो इंजरी सर्टिफिकेट, जब उसने हॉस्पिटलाइज सबसे पहले हुई थी वो, तब जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसका, जी। वो इंजरी रिपोर्ट, दैट इज द बेसिक एविडेंस। जी। और उसके बाद जितने भी साइंटिफिक केमिकल एनालाइजर के रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे, ये उसको फर्दर कोराबोरेट करने के लिए आएंगे। जी। यानी आप ये कह रहे हैं फिरदौस साहब कि जो एएमयू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो एमएलसी आई, वो रिपोर्ट ही ज्यादा एविडेंस एक्ट में, या वो ज्यादा मजबूत एविडेंस है? और दूसरा जो क्लेम हो रहा है कि वो सीमेंट नहीं मिला फोरेंसिक रिपोर्ट में, जबकि हम सब जानते हैं कि सीमेंट की लाइफ 90 घंटे 80 घंटे होती है, और उसमें भी जब कपड़े न बदले हो, किसी ने नहाया ना हो, तो तब तक ही वो रह पाता है। सीमेंट का होना ना होना मेरी समझ से रेप के डेफिनेशन में कितना आता है, कितना अहम है, क्योंकि जो निर्भया के बाद जो कानून बदले हैं उसकी रोशनी में आप बताइए कि ये जो दावा किया जा रहा है सीमेंट ना होने का, ये कितना सही है, लॉजिकल है? देखिए, इसमें कानून और जनरल एक अवेयरनेस जिसे कह रहे हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं हम, या कॉमन सेंस की बात करते हैं, 2 चीजें इन्वॉल्व है। नंबर 1, पहले या अभी का कानून, दोनों भी जो कानून था, डेफिनेशन ऑफ रेप इज इन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, दोनों में भी सीमेन ये वर्ड यूज नहीं है। पहले जो था वो पहले निर्भया का कानून जो 2012-13 में अमेंड हुआ, उससे पहले डेफिनेशन में जो था कि देयर शुड बी पेनिट्रेशन ऑफ मैन्स ऑर्गन इन फीमेल ऑर्गन, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब डेफिनेशन में एनीथिंग और एनी पार्ट ऑफ बॉडी का जस्ट
पेनिट्रेशन, एक मामूली सा पेनिट्रेशन भी काफी है जी। तो वो डेफिनेशन में कि वहां पे इजैकुलेशन यानी सीमेन का बाहर आना, ये कहीं भी डेफिनेशन में नहीं आता रेप के। अगर उंगली का थोड़ा सा पार्ट या कोई भी दूसरी चीज वो इंसर्ट करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा इंसर्ट हो जाता है, दैट इज रेप इज कमिटेड। और कॉमन सेंस की जो मैं बात कर रहा था, क्या ये साइंटिफिक लॉ है या रूल है या कंपल्शन है कि आफ्टर एवरी सेक्सुअल थिंग देयर वुड बी इजैकुलेशन ऑफ सीमेन? मेडिकली प्रूव्ड है, कई लोगों को सीमेन ही नहीं आता, तो आर दे हैविंग लाइसेंस टू डू इट एंड से दैट लुक देयर इज नो सीमेन सो देयर इज नो रेप? दिस इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज, जैसा आपने कहा कि व्हाट वुड बी द लाइफ ऑफ सीमेन, साइंटिफिकली कुछ फ्यू आवर्स, और आप 15 दिन के बाद कह रहे हो कि ये नहीं मिला। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसी कई सारी चीजें जमा करता है और जिससे ये दिखता है कि पॉजिटिव एविडेंस है कि ऑफेंस हुआ है, सिर्फ वही अपने फाइनल रिपोर्ट के साथ यानी चार्जशीट के साथ कोर्ट में फाइल करता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं करता। तो ये जो रिपोर्ट आया कि देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन, वो रिपोर्ट फाइल नहीं होगा, फाइल होगा डॉक्टर का वो सर्टिफिकेट जो सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल है, दैट विल बी फाइल। फिरदौस साहब, मैं आपको बीच में रोक करके एक सवाल एक और करना चाहता हूँ। हाँ, 14 तारीख को ये घटना घटी, 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के तहत जब चंदवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई तो 136, 220, 307 और ये SC/ST एक्ट के धाराएं थी वो लगी, इसके साथ 307, 376D IPC। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये एक अलग तरह की जो धारा है वो इसमें दिखाई दे रही है, तो इस पर आपका 376 जानना चाहेंगे कि ये है क्या 376D? 376D धारा है पनिशेबल ऑफेंस ऑफ गैंगरेप, ये गैंगरेप की धारा है जी। अब गैंगरेप की धारा को कानून डिफाइन ये करता है जब एक से ज्यादा लोग जी, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति जी, किसी रेप के ऑफेंस में शामिल हो तो वो गैंगरेप होता है जी। तो फर्क पड़ता है पनिशमेंट का जी। अगर रेप होता है तो पनिशमेंट मिनिमम 10 इयर्स है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है जी। अगर गैंगरेप है तो मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। दूसरा सवाल ये है कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जी जी जी। अब गैंगरेप की शर्त ये नहीं है कि सभी ने सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए जी। अगर उनमें से कोई एक भी सेक्सुअल एक्टिविटी में है या एक ही इंटरकोर्स करता है और बाकी किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने पैर पकड़ा हुआ है, तो सभी के सभी गैंगरेप के मुलजिम माने जाएंगे और सबको कॉमन सजा होगी। ये सेक्शन 376D कहता है। दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ ये करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के जो एडीजी हैं प्रशांत कुमार, उनका बयान आता है कि सीमेन नहीं मिला। जो फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि रेप जैसी घटना नहीं घटी है। ये स्टेटमेंट किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या इस पूरे मामले को अपनी लाइन से हटाने के लिए ये एक स्टेटमेंट दी गई है? देखिए, ऐसा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की मैंने बात किया, वो एक प्रोसीजर देता है इन्वेस्टिगेशन की। जी। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जी। जो वहां का लोकल पुलिस स्टेशन इंचार्ज है या तो वो। अब इसमें SC/ST एक्ट आया, इसलिए रूल 7 के हिसाब से एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ही इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी एक पुलिस डायरी होती है जी। जो इन्वेस्टिगेशन की डायरी, वो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स उसमें लिखता है। ही इज नॉट सपोज टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ एनीवन अदर देन द कोर्ट। जी। तो अब जिन ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? नंबर 1। जी। अगर नहीं है
तो क्या उनको इस बात की अथॉरिटी कोई लॉ देता है कि केस के किसी भी तथ्य को लेकर वो कोई स्टेटमेंट करे? तो इसका जवाब है ना, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर सकता है। और डेवलप जो हो रहा है, एविडेंसेस क्या आए क्या नहीं आए, ये बात सिर्फ वो कोर्ट को लिखित रूप में बता सकते हैं। इस तरह से बताना, ये एक एविडेंस क्रिएट करना है टू सेव द अक्यूज्ड, बिल्कुल, या रिकॉर्ड क्रिएट करना है। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हायर ऑफिसर है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो उसी लाइन से जाएगा, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड एन एविडेंस और समथिंग इन हिज फेवर। तो धारा 218 है आईपीसी का, जो कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई इनकरेक्ट रिकॉर्ड या कोई कदम उठाता है टू सेव सम अक्यूज्ड, देन ही कैन बी पनिशेबल अप टू 3 years। और इस तरह की और रिलेटेड धाराएं हैं। प्रशांत जी, तो इस केस में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रशांत जी, इसमें सीबीआई को लेकर के एक सवाल करना चाहते हैं। नहीं, वो सीबीआई के पहले इसी पे सवाल पे हम ये करते हैं कि ये सीधा सीधा जो मामला दिखाई दे रहा है वो केस को डाइवर्ट करने का दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस दिखाई दे रहा है, या एक्यूज को बचाने का, जैसा आपने कहा। दूसरा कि जिस तरीके से परिवार को बॉडी ना देना और रात में बॉडी को जला देना, इसमें 2 कानून है जिसमें आपसे मैं जानना चाहता हूं क्लैरिटी। एक तो है राइट्स ऑफ द डेड, मृतक के अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है कि उसका क्रिमेशन कैसे हो, कौन करे, वो मृतक के परिवार के अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है। दूसरा कि ये बॉडी जलाना डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, जो पुलिस ने इसको अभी तक अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया है, ये आगे जाके केस को कैसे प्रभावित करेगा। ये 2 फैक्टर पे आपसे बात है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है इसका, सो मोटो उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है और एक पीआईएल रजिस्टर की है। अगर आप वो ऑर्डर पढ़े तो बहुत क्लियर है कि जज साहब उसमें कहते हैं कि आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, तो ये सिर्फ किस तरह से जिंदा या सिर्फ जिंदा आदमी के लिए नहीं है, वो मरने के बाद भी उसके क्या राइट्स होंगे, कि ओनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको राइट टू लाइफ मींस नॉट टू लिव लाइक अ एनिमल और बग, यानी कीड़े मकोड़ों की जैसी जिंदगी नहीं, बट एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। और डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ में एक डिग्निफाइड फ्यूनरल भी होता है। और आर्टिकल 25 जो रिलीजियस राइट्स आपको देता है, तो उसमें आपके लास्ट राइट्स जो है वो अपने रिलीजन के हिसाब से होने चाहिए, ये उसको कवर करता है। तो अब आपने उसको पेट्रोल डाल के जला दिया, जो हम न्यूज में, मेरा नॉलेज जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ या टीवी पे देख रहा हूँ वही, आई एम स्टेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मेरा पर्सनल नॉलेज कुछ नहीं है। सो पेट्रोल डाल के जला दिया तो डिग्निफाइड जो फ्यूनरल होना चाहिए था वो चला गया। फिर वो जिस रिलीजन को बिलोंग करती थी उस रिलीजन के जो राइट्स है वो नहीं आपने करवाए, आर्टिकल 25 को आपने वायलेट किया, जबकि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन ये स्टेट की ड्यूटी है, तो ये दोनों आपने वायलेट कर दिया। फिरदौस साहब, इसमें क्या पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर फंडामेंटल राइट किसी के वायलेट होते हैं तो उससे बड़ा क्या गुनाह है इस देश में? अब वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो ऑलरेडी पेंडिंग है वहां पे, तो ऑलरेडी है। उन्होंने एक सीनियर काउंसिल और एक जूनियर काउंसिल अपॉइंट किया है। एमिकस क्यूरी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको एंड तक के ले जाएंगे और पूरे इंडिया को इसका इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक लैंडमार्क जजमेंट वहां पे आएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पे चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हुई है, जो कोरोना से लोग मर रहे थे इनिशियली, तो एसओपीज आया था कि आप कैसा इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे बॉडीज को, तब बहुत डर था, तो तब भी ये आया था कि नहीं, दे शुड बी गिवन डिग्निफाइड फुनरल। मृतक के भी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार। मृतक का भी मानहानि भी हो सकता है, मृतक की मानहानि भी हो सकती है। खैर, इस पे आगे बढ़ते हैं और 2 और कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, इस पे आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। एक है सीबीआई इंक्वायरी, और उसी से जुड़ा हुआ मामला जो आपने चर्चा भी की ऑलरेडी, SC/ST एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई, क्योंकि
जो पीड़िता है, जो पीड़िता का परिवार है, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर वो लागू होता है। उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब सीबीआई, जहां तक मेरी समझ है कि वो एक दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर एक्ट के तहत बनी है। जो इंटर स्टेट क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, इंटर स्टेट क्राइम है, 3 या 2 स्टेट्स के बीच में क्राइम हुआ, तो वैसे केसेस के लिए सीबीआई बनी थी। सीबीआई पॉलिटिकल मोटिव के लिए, कि धमकाने के लिए कि आज अगर कोई कांग्रेस के लोग हाथरस चले गए तो कल सीबीआई कांग्रेस के यहाँ रेड मार दे, दूसरे नेताओं के यहाँ। सीबीआई इसलिए नहीं बनी थी। खैर, सभी सरकारों ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। ये जो सीबीआई की इंक्वायरी है, ये सीबीआई की इंक्वायरी क्या SC/ST एक्ट के मामले भी तय कर सकती है, इस पे इंक्वायरी कर सकती है? तो अब सबसे पहले हम बात करें कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हो। अब 2 चीजें हैं इसमें। नंबर 1 तो हत्या भी हुई है, रेप का इल्जाम भी है, और जो विक्टिम है वो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है। इसमें कोई ये 3 फैक्टर्स में कोई डिस्प्यूट नहीं है। और SC/ST एक्ट के सेक्शंस भी लगे हुए हैं। ये एक स्पेशल एक्ट है। हमारा IPC डिफाइन करता है स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट को। लोकल एक्ट यानी जो लोकली और सबको अप्लाई है। स्पेशल एक्ट जो एक स्पेशल सेक्शन के लिए बना है। तो स्पेशल सेक्शन के लिए बना हुआ SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटीज एक्ट। उसमें रूल्स फ्रेम हुए 1995 में। और रूल 7 ये कहता है कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नॉट बी एन पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्पेशली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और DIG पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आफ्टर वेरीफाइंग हिज सर्विस रिकॉर्ड। अब अगर सीबीआई को ट्रांसफर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही है, DIG नहीं कर रहे हैं, SP नहीं कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करने का स्पेशल प्रोसीजर दिया है इसमें, तो आप सीबीआई को कैसे ट्रांसफर करेंगे? और सीबीआई को ट्रांसफर करने का एक प्रोसीजर है, सेक्शन 5 या 6 है DSP एक्ट का, जो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करने हैं ऑफेंसेस, कि कौन कौन से ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के पावर सीबीआई को देना चाहता है। क्योंकि पुलिस, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है स्टेट सब्जेक्ट। ये स्टेट की जिम्मेदारी, ये सेंटर की नहीं, स्टेट के पावर्स में है। तो सारे बेगुनाह है। और सबसे बड़ी बात, उसमें हमारी बहनें भी थी जो ये कहती थी कि ये बेगुनाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रांसफर किया स्टेट से बाहर, तो 7 अभियुक्तों में से 6 को सजा हुई, उसमें से 2 को उम्र कैद हुई। अब सवाल ये है कि क्या फिर जो लोगों ने उनके साथ में खड़े होकर के कहा था कि ये बेगुनाह है, उन पर सबूत छुपाने के, अक्यूज्ड को छुपाने के इल्जाम में केसेस फाइल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो ये सरकार को आज करने की जरूरत है कि जितने लोग अभियुक्तों के साथ खड़े नजर आते हैं, सबके खिलाफ आप केसेस फाइल कीजिए। इंस्टिगेशन से लेके कॉन्स्पिरेसी तक के बहुत सारे सेक्शंस है, अबेटमेंट के सेक्शंस है, उसमें आप कीजिए। अगर अभियुक्त छूट जाते हैं तो ये भी छूट जाएंगे, हाँ भाई आप सच कह रहे थे, हमको यकीन करना चाहिए कोर्ट को। अगर उनको सजा होती है तो आपने मिसगाइड किया अभी तक के सबको करके, आपको भी सजा होनी चाहिए। इसका रिस्क उन्होंने लेना चाहिए। जी फिरदौस साहब, आप हमारे साथ जुड़े, फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और प्रशांत टंडन जी, आपका भी, कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप इस चर्चा में शामिल हुए। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक आप ही की सहायता से चलने वाला एक मीडिया पोर्टल है, जिस पर आप आकर के उसकी आर्थिक मदद भी करें और सब्सक्राइब तो करें ही, ताकि हमें आपसे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए हम काम करते रहें। फिलहाल इस चर्चा में हम यहीं आपसे इजाजत मांगते हैं। एक बार फिर फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। जय भारत।